हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 7 दिसंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ है जगदीश चंद्र बोस को लेकर। क्यों यह न्यूज़ में है? दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस, क्योंकि 30 नवंबर को इनकी 164th बर्थ एनिवर्सरी थी और ये भारत के महान साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट थे, जिनके साइंस में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन को देखें साइंस में, तो इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन को डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस भी बोला जाता है। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ को इन्वेंट किया था, जो प्लांट ग्रोथ को मेज़र करता है। दरअसल प्लांट उन्होंने बताया था प्लांट और ह्यूमन्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे हम ह्यूमन्स को कोल्ड से, हीट से अफ़ेक्ट होता है, वैसे ही प्लांट को भी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जैसे कोल्ड या हीट या ज़्यादा कोल्ड होता है, तो वो भी डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और वो सेंसिटिविटी फ़ील करते हैं। तो क्रेस्कोग्राफ में उन्होंने ये बताया था। इनका अगला वर्क था मिलीमीटर रेंज वेवलेंथ माइक्रोवेव्स। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोस इंस्टीट्यूट 1970 एस्टैब्लिश किया था फॉर मॉडर्न रिसर्च। अगर इंडिया में बात करें, तो ये एस एन बोस, मेघना साहा, पीसी महानोलोबिस, ये इनके टीचर हुआ करते थे। पीसी महानोलोबिस को हमने हमारे 5 ईयर प्लानिंग में देखा था कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट देने की उन्होंने बात करी थी। इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइंस के लिए जाना जाता है, ह्यूमन्स में या फिर प्लांट में। ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा बिलीव रखते थे। फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि ये स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशन जो ब्रिटिश करते थे हमारे साथ में, काफ़ी अपोज़ किया था, अगेंस्ट थे इन इन चीज़ों के वो। तो ये कंट्रीब्यूशन जेसी बोस का है, महान साइंटिस्ट थे, हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ डोमिनिक लेपियर को लेकर है। ये एक फ्रेंच ऑथर थे, जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, पर इंडिया से इनका खास कनेक्शन देखा जाता है, क्योंकि इनकी जो बुक थी सिटी ऑफ जॉय, ये कलकत्ता के जो लेबर होते हैं, जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, उनकी स्टोरी पे बेस्ड था ये, कि कैसे जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं, फिर भी छोटी-मोटी खुशियाँ देखते हैं लाइफ़ से, और उनके पूरे संघर्ष को उन्होंने एक अच्छे तरीके से उस बुक में उतारा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब इस बुक से जो भी उनकी, तो उसका रॉयल्टी का हिस्सा उन्होंने सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन बनाने में दिया। ये फाउंडेशन करता क्या है कि जो सुंदरबन के इलाके हैं, कोलकाता के आस-पास जितने गाँव हैं, उनको ये चैरिटी रूप में दे देते थे, ताकि वहाँ का डेवलप हो सके और कुछ ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके। जैसे पोलियो में इन्वेस्ट करना या फिर किसी और हेल्थ में इन्वेस्ट करना। तो इनका जो रॉयल्टी का हिस्सा बहुत हद तक ह्यूमैनिटेरियन चैरिटी पे चला जाता है। इसके बाद उन्होंने 5 पास्ट मिडनाइट लिखी थी। ये किस पे बेस्ड थी? जो 1984 का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी थी। इससे भी मिलने वाले रॉयल्टी को उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी जो विक्टिम्स हैं, उन्हें दे दिया था। इसके बाद इन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी थी। ये इंडिया के पार्टीशन पे स्टोरी थी। इंडिया कैसे पार्टीशन हुआ, फिर इसके बाद 1971 वॉर में क्या हुआ, कैसे ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी देखने को मिली, तो उन सब पे ये बुक लिखी गई थी। इनके कंट्रीब्यूशन देखते हुए पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2008 में ये अवार्ड दिया गया था इन्हें। तो यूपीएससी डेफिनिटली इन पर क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो 3 बुक है इंडिया के ऊपर, वो किस-किस सब्जेक्ट पे लिखी गई हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा को लेकर है। दरअसल ये है क्या? ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी, जितनी भी डिजिटल मीडिया में जो न्यूज़ होंगी, उसके रिगार्डिंग अगर कोई शिकायत होती है, तो वो ये एसोसिएशन उस शिकायत को रिज़ॉल्व करेगी। तो इसका अप्रूवल मिल गया है। ये अप्रूवल किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये अप्रूवल दिया है। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी न्यूज़ और करंट अफेयर होंगे, जो अक्रॉस द कंट्री जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे, उनके शिकायतों को ये एड्रेस करेगा। इसे किस रूल के तहत बनाया गया? इसे रूल 12 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो ये जो पिछले साल आया था, ये जो एथिक्स कोड, इसके रूल 12 के हिसाब से बनाया गया है इसे, ताकि जो भी ग्रेवियंस हो डिजिटल मीडिया न्यूज़ को लेके, वो इसे रिज़ॉल्व कर सके। इसे कौन हेड करेगा? इसे फॉर्मर हाई कोर्ट के जज मूलचंद गर्ग हैंडल करेंगे, चेयर करेंगे। और इस रूल 12 के तहत मिनिस्ट्री ने 9 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को अभी तक परमिशन दी है। डिजिपब न्यूज़ इंडिया का फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑनलाइन मीडिया, एनबीएफ प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और भी कई सारे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन्हें अप्रूवल मिली है। तो हमें इस एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली लिस्ट द पेरिस क्लब को लेकर है। द ये पेरिस क्लब क्या है? ये पेरिस क्लब क्रेडिटर का समूह होता है। मतलब कुछ नेशंस होते हैं, जिन्हें ग्रुप ऑफ क्रेडिटर बोला जाता है। तो इस क्लब का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी कंट्री जो कर्ज का संकट झेल रही है, या अपना जो डेट है वो कम कर पाने में या चुका पाने में सक्षम नहीं है, तो उन कंट्री के लिए ये एक वर्केबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है, ताकि उस देश को उस लोन से या उस डेट से बाहर निकाला जा सके।
ये कब बना था? 1956 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस पेरिस क्लब ने ये प्रपोज़ किया है कि श्रीलंका का जो डेट क्राइसिस चल रहा है, उसमें 10 साल का मोरेटोरियम लगा देना चाहिए। मतलब श्रीलंका की जो आज की स्थिति है, तो उसे देखते हुए श्रीलंका 10 साल तक कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं है और उसके बाद 15 साल तक का उसे डेट स्ट्रक्चरिंग तक का एक मौका मिलना चाहिए, तब जाके वो पूरी तरीके से संकट से बाहर आ पाएगा। आपको पता है श्रीलंका में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अभी तक उस पे $40 बिलियन का कर्जा है, विदेशी कर्जा है, जो उसे चुकाना है। अब चूँकि हो क्या रहा था कि जो श्रीलंकन रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट कर गया, तो उसके पास ऑयल या फूड इम्पोर्ट तक करने के पैसे नहीं बचे थे। इसके बाद फिर आपने पॉलिटिकल क्राइसिस देखा, मिलिट्री रूल लगा, फिर इंडिया ने भी काफ़ी हेल्प करी उसकी। तो अभी ये जो क्लब है, इसमें 22 परमानेंट मेंबर्स हैं। मोस्टली वेस्टर्न यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान है। ये सारे कंट्रीज़ के नाम हैं। बड़ी कंट्री जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, वो पेरिस क्लब का हिस्सा हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पर एक एड हॉक पार्टिसिपेंट के रूप में इंडिया इस क्लब में पार्टिसिपेट करता है। ये तब बना जब अर्जेंटीना जो था, वो डेट क्राइसिस में फँस गया था और उसे निकालने के लिए एक मीटिंग हुई थी 1956 में फ्रांस में, तब से ये द पेरिस क्लब ओरिजिनेट हुआ था। पर अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो इसलिए भी मुश्किल दिख रहा है क्योंकि जो चीन जो है वो इस द पेरिस क्लब का हिस्सा नहीं है और श्रीलंका में जो भी डेट क्राइसिस है, वो जो भी डेट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा चाइना ने दे रखा है और चाइना ने अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि वो किसी भी प्रकार की राहत राहत देने के मूड में है श्रीलंका को। तो जब तक चाइना पूरी तरीके से कोई राहत का वो नहीं दे दे, तो अभी तक कह पाना मुश्किल है कि श्रीलंका डेट क्राइसिस से उबर पाएगा, नहीं उबर पाएगा। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल को लेकर है। तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है, उसे और ज़्यादा ईज़ किया जा सके, और ज़्यादा उस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। तो उसके लिए उसे एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बना था जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, जहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड की जा सके, साथ ही साथ जो मार्केट रिलेटेड स्ट्रेटेजीज़ हैं, वो प्रोवाइड की जा सके और जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एग्रीकल्चर को लेकर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हो, इस पोर्टल पर। तो इससे होगा क्या? एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का बूस्ट आएगा, इन्वेस्टर को आसानी होगी इन्वेस्टमेंट करने में। उसके बाद जो सब सेक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर के, जैसे फिशरी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके पोटेंशियल को भी रियलाइज़ कर सकते हैं और ये असिस्ट करेगा इन्वेस्टर को। जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है एग्रीकल्चर में या कुछ आप डेवलप कर सकते हो, तो उसके एवेन्यूज़ बताएगा। इसके साथ ही साथ ये इन्वेस्टर और कंपनीज़ को बताएगा कि जो से केंद्र में, राज्य में जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, उसका कैसे आप लाभ ले सकते हो। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा ताकि एग्रीकल्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। तो चूँकि एग्रीकल्चर रिलेटेड ये स्कीम है, ये इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ विज़िंगम पोर्ट को लेकर है। क्यों ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, इसे केरला सरकार डेवलप कर रही है। इसके लोकेशन को देखोगे तो सदर्न टिप है ये केरला का, तिरुवनंतपुरम के पास में। तो यहाँ पे ये विज़िंगम पोर्ट बनाया जा रहा है। तो यो लोकेशन हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना चाहिए। तो इसका विरोध कौन कर रहे हैं? जितने भी जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं, वो खासकर इस पोर्ट पोर्ट प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं। ये विज़िगम प्रोजेक्ट है क्या? दरअसल ये केरला सरकार का प्रोजेक्ट है और इसे अडानी ग्रुप बना रहा है। ये एक ट्रांसशिपमेंट टाइप का प्रोजेक्ट होगा, मतलब जो बड़ी-बड़ी कार्गोज़ आती हैं, उसके कंटेनर को यहाँ से डिवाइड किया जाएगा और फिर बाहर जहाँ पे दूसरी लोकेशन है, वहाँ भेजा जाएगा। तो हमारे जैसे अभी भी जो पोर्ट्स हैं, वो बड़े शिपमेंट हैंडल करने में अभी सक्षम नहीं है। तो ऐसे पोर्ट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये देखते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो इसका विरोध का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो कोस्टल इरोज़न देखने को मिल रहा है, इस पोर्ट की वजह से, इससे फिशरमैन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो ये चाहते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए कि इस पोर्ट वर्क का क्या इम्पैक्ट होगा शोर लाइन में और एक रिहैबिलिटेशन पैकेज चाहिए उन्हें। एक एश्योर्ड मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ डिमांड्स हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालाँकि ये बात सच है कि जो भी किसी टाइप का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है बीच में, तो वो सी इरोज़न उससे होता ही होता है। मतलब जब आपका जो बीच है, तो वो काफ़ी हद तक लूज़ करने लग जाता है। पर इसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव होगा ये अभी तक पता नहीं है। तो वो चाहते हैं किसी प्रकार की स्टडी हो जाए, इसलिए इसका विरोध हो रहा है इस प्रोजेक्ट का। तो हमें ये पता होना चाहिए कि विज़िंगम पोर्ट प्रोजेक्ट क्या है और ये कहाँ पर लोकेटेड है और इसका क्या रिपरकशन हो सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट को हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जानना है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद द अनसस्टेनेबल डेट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अभी हमने पेरिस क्लब के बारे में जानना। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स का होता है, जिन्होंने लोन दे रखा होता है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है उनका एक ग्रुप होता है,
जो भी कंट्री डेट क्राइसिस से गुजरती है, तो उनके लिए वर्केबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क से इसका लेना-देना है? जी, बिल्कुल लेना-देना है। क्योंकि जब 2020 में हमने देखा था, कोविड आया था, पैंडेमिक आया था, तो कई सारी कंट्रीज़ में डेट क्राइसिस देखने को मिला था। तब ये G20 का इनिशिएटिव था कि एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए, जिसमें जो भी कंट्रीज़ डेट क्राइसिस झेल रही है, तो उसे एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए। किसकी मदद से? पेरिस क्लब की मदद से। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये इनिशिएटिव था, जिसमें पेरिस क्लब ने मदद करी थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। हाँ, जो भी लो इनकम कंट्रीज है, जो भी डेट क्राइसिस है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क बनाया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक करंट अफेयर एनालिसिस के लिए समाचार वाणी प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ एक मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। जो भी यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसका एक डिटेल एनालिसिस के साथ आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के ऑप्शनल क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।